हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है एमसीक्यू देखते हैं। आज एमसीक्यू के कड़ी में जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं और बनते चले आ रहे हैं। यद्यपि कि एमसीक्यू का क्वेश्चन सिर्फ 4 है, लेकिन उससे आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एमसीक्यू, देखते हैं कि इसमें वो जनजाति से संबंधित कितने क्वेश्चन हैं जो अब तक बनाए हुए हैं और बनने के और भी चांस हैं। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू जनजाति से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? यानी कि अगर देखा जाए कि यूपी की जनजाति सबसे बड़ी कौन है, तो इसका विकल्प में दिया हुआ है थारू, जौनसारी, बुक्शा और राजी। यानी कि थारू, जौनसारी, बुक्शा और राजी, ये 4 जनजातियां दिया हुआ है विकल्प में, और इसका आंसर साथियों थारू होगा। इसका आंसर थारू होगा। लेकिन आइए देखते हैं कि इनकी विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहले थारू को देखते हैं। थारू जनजाति से संबंधित बहुत सारे तथ्य देखने को मिलता है। सबसे पहला तो ये कि ये गोरखपुर के तराई इलाके में पाया जाता है। गोरखपुर के तराई में पहली इसकी पॉइंट है। थारू जनजाति की गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये किरात वंशी हैं। कौन से? किरात वंशीय। दूसरा पॉइंट है इसका, ये थारू जनजाति का, कि ये किरात वंशी है। अच्छा, थारू जनजाति किरात वंशी हैं, ये पॉइंट है। अच्छा, इनके कद के बारे में देखा जाए, इनके कद काठी के बारे में, तो इनका कद छोटा होता है, चेहरा इनका चौड़ा होता है और रंग पीलापन लिए होता है। यानी कि चौड़ा चेहरा, रंग गोरा या पीला लिए हुए, यानी पीलापन, और काठी इनकी क्या होती है? इनकी काठी जो होती है छोटी होती है। तो ये है थारू जनजाति की ये तीसरी पॉइंट है। थारू जनजाति से संबंधित ये तीसरी पॉइंट है, और वो है कि ये चौड़ा चेहरा, रंग गोरा या पीलापन, या फिर इनकी काठी जो होती है ये छोटी काठी के होते हैं। हाँ, तो ये है थारू जनजाति की तीसरी विशेषता। और इनका मुख्य भोजन क्या है? इनका मुख्य भोजन देखा जाए तो इनका मुख्य भोजन चावल होता है। एक सेकंड दोस्तों। सॉरी दोस्तों। तो इनका मुख्य भोजन चावल होता है। अच्छा, चावल इनका भोजन होने के साथ साथ और इनकी क्या क्या विशेषता है? इनकी विशेषता देखने पे ये मिलती है कि ये दोपहर और शाम के वक्त को ये क्या कहते हैं? दोपहर और शाम के वक्त को ये भिजनी और बेनी बोलते हैं। भिजनी और बेनी, दोपहर को क्रमशः दोपहर को भिजनी और शाम के वक्त को बेनी बोलते हैं। ये कौन से? ये थारू जनजाति के लोग। आगे देखते हैं कि थारू जनजाति के लोग में विशेषता क्या है। इनके अंदर ये विशेषता है कि ये संयुक्त परिवार वाले होते हैं। संयुक्त परिवार,
ये संयुक्त परिवार वाले होते हैं। कौन? ये थारू जनजाति के लोग। इनकी विशेषता और भी है। ये दीपावली को शोक, कई बार ये क्वेश्चन बना चुका है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो वो है आपकी थारू। बार बार पूछा गया है क्वेश्चन और बार बार जो है ये इसका रिपीटिशन देखने को मिला है। तो ये है इसका सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक इस क्वेश्चन का, वो ये कि दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। शोक के रूप में दीपावली को मनाते हैं। दीपावली शोक के रूप में, शोक रूप में। तो ये दीपावली को शोक रूप में मनाते हैं। और इनकी एक और भी विशेषता होती है, वो ये ये जो है अदला बदला विवाह को मान्यता दिए हुए हैं। अदला बदला, अदली बदली या अदला बदला कह लीजिए या बदला विवाह कह लीजिए, कि इनकी ये परंपरा है बदला विवाह, बदला विवाह। तो ये है दोस्तों थारू जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आइए देखते हैं थारू जनजाति के बाद कि जौनसारी जो विकल्प बी है, जौनसारी जो जनजाति है, इसकी विशेषताओं को जरा देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आइए जौनसारी के संबंध में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जौनसारी से संबंधित ये सबसे बड़ी पहली पॉइंट है ये कि ये उत्तराखंड की निवासी हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती हैं और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। इनकी कुछ उत्सव है, कुछ इनके उत्सव है। वो उत्सव है सबसे पहला विक्सु पंचोई, विक्सु पंचोई, इनके कई उत्सव हैं। विक्सु हुआ, पंचोई हुआ, एक दियाई है, उस दियाई ये भी उत्सव है। इनके ये उत्सव हैं। इनके उत्सव हैं, दियाई हुआ, पंचोई हुआ और विक्सी हुआ। ये करके इनके जो है विक्सु कह लीजिए, विक्सी नहीं विक्सु कह लीजिए। ये सब इनके जो हैं उत्सव हैं। किसके? ये जौनसारी के। अच्छा, जौनसारी की और भी विशेषता है। ये रासो, घुमसू, झेला, घोड़ो, दी और धुड़चा, जंगबाजी, सराई और अंडे कांडे, ये सारे नृत्य ये जो है ये करते हैं। अभी इसमें जो है इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ, बताने को तो ये सब बता ही दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट है अंडे कांडे, अंडे कांडे। ये एक नृत्य है इनका। दूसरा इनका एक नृत्य है वो है राशो, राशो है। और है इनका नृत्य, इम्पोर्टेंट नृत्यों में एक है जंगबाजी, जंगबाजी इम्पोर्टेंट नृत्य है। ये भी जंगबाजी भी ये महत्वपूर्ण है। इससे बहुत बार क्वेश्चन बनाया है। और झेला एक करके है, एक झेला। एक घोड़ो है, घोड़ो भी इनका जो है नृत्य है। और एक है धुणचा, एक धुणचा है इनका नृत्य, धुणचा। तो साथियों
ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इससे क्वेश्चन बनाता ही बनाता है कि इनके ये कौन सा जो है इनका नृत्य है, नृत्य ये कौन से इसके नृत्य हैं जौनसारी के, वो ये बहुत सारे नृत्य हैं जिसमें जो है आपका अंडे कांडे और जंगबाजी और धुड़चा और राशो ये सब पूछता रहता है। अब आइए दोस्तों, एक और इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये है ये बहुपति विवाह में विश्वास रखते हैं। इनकी परंपरा है, विश्वास क्या, इनकी परंपरा है बहुपति विवाह, बहुपति विवाह। तो इस जनजाति की जो एक परंपरा है बहुपति विवाह, तो ये रहा है आपका जौनसारी जो उत्तराखंड में पाई जाती है। और उसके ये उत्सव हैं विक्सु हुआ, पंचोई, दियाई, और इसके जो हैं नृत्य हैं अंडे कांडे, राशो, जंगबाजी, झेला, घोड़ो, धुंचा और बहुपति विवाह में बिलीव करते हैं। तो ये रहा साथियों इसका जौनसारी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आइए देखते हैं थर्ड क्या विकल्प है इसका, यानी तीसरा विकल्प है इसका बुक्सा। बुक्सा या इसे भुक्सा भी बोलते हैं। इसे बुक्सा या भुक्सा भी बोलते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पाए जाते हैं, मेनली ये यूपी के बिजनौर ज़िले में पाए जाते हैं। कहाँ, यूपी के ये बिजनौर में। यूपी के बिजनौर में ये पाए जाते हैं। इनकी ये पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये यूपी के बिजनौर ज़िले में पाई जाती हैं। अच्छा, इससे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका संबंध जो है पटवार राजपूतों से माना जाता है। मतलब इनका संबंध पटवार राजपूत के घरानों से माना जाता है। कहाँ से, पटवार राजपूत, पटवार राजपूत घराने से, पटवार राजपूत घराने से इसका संबंध माना जाता है। किसका, इस जनजाति का, वो कौन सी, बुक्सा जनजाति, इसका जो है पटवार राजपूत के घरानों से इनका संबंध माना जाता है। अच्छा, ये पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति, इनमें क्या होता है कि पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को, पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को, ये क्वेश्चन बहुत बार बना चुका है, पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को, जो मतलब बहुत बार ये पूछा है कि पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो इसे तखत बोलते हैं। तखत, पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत बोलते हैं। किसका, बुक्सा जनजाति से संबंधित। और ये किसकी पूजा करते हैं, आराधना किसकी करते हैं, ये चामुंडा देवी की आराधना करते हैं। ये किसकी करते हैं, चामुंडा देवी की, ये चामुंडा देवी की आराधना करते हैं। और इनके और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। इनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि माना जाता है, क्योंकि ये इनकी फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट होता है वो कृषि से होता है। और इनसे एक और भी पॉइंट है कि बुक्सा जनजाति परियोजना 1983-84 में लाई गई। कौन सी, बुक्सा जनजाति परियोजना कब आई है, 1983-84 में।
बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, ये जितनी जनजातियों के बारे में बता दे रहे हैं, ये विकल्प के माध्यम से जो हम अब जिन जनजातियों के बारे में बता दे रहे हैं, इससे बाहर इन जनजातियों से कभी क्वेश्चन नहीं बनाया है और ना ही बनाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण है। इससे ज़्यादा अलग क्वेश्चन नहीं बना सकता, क्योंकि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या पॉइंट यही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या, अभी डी देखते हैं, आपका विकल्प डी भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो डी देखने से पहले इसे जो है मिटाना ज़रूरी है, नहीं तो पॉइंट यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होगी। बुक्सा के बाद जो है राजी जनजाति, राजी, राजी। फ्रेंड्स, राजी जनजाति से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये कि पाए कहाँ जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पिथौरागढ़ और नैनीताल के आसपास। ये पिथौरागढ़ और नैनीताल, ये पिथौरागढ़ और नैनीताल के आसपास ये पाए जाते हैं। और इनसे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके परिवारों की कुल संख्या कितनी है। जब ये 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 की जब जनगणना हुई थी, तो 2011 की जनगणना के अंतर्गत जो है, जो निकल के आया था कि इनकी कुल जनसंख्या, इनके परिवारों की जो संख्या है, परिवार जो है, परिवार, इनके परिवार टोटल 130 हैं। इनके परिवारों की जो संख्या है, परिवार इनके जो हैं वो टोटल 130 है, लेकिन इनकी कुल जनसंख्या जो है, इनकी कुल जनसंख्या ये है 528। इनकी कुल जनसंख्या 528 है। अच्छा, इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि ये अपने आप को किसके वंशज मानते हैं, या ये किसके वंशज कहे जाते हैं। तो ये कोल और किरात के वंशज कहे जाते हैं। किसके? कोल और किरात के वंशज, कोल और किरात के वंशज ये मानते भी हैं और कहे भी जाते हैं, मानते भी हैं ये। और इन्हें कोल और किरात, इनका कोल और किरात वंशज इनका कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के ये महत्वपूर्ण जो हैं जनजातियां जो विकल्प में थी ABCD करके, आंसर तो थारू था, परंतु इनसे संबंधित जितनी भी जनजातियां थीं विकल्प के आधार पर टोटल इनसे जो भी इनका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सब दे दिया। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे जो है सिर्फ सुनने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे सिर्फ सुन लीजिए इस वीडियो को। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के क्या तथ्य हैं, क्या पॉइंट्स हैं, और उससे संबंधित हमारे परीक्षा में कितना क्वेश्चन बना है और बनता रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये है, स्वयं को पतवार राजपूतों का वंशज मानती है। मतलब ये कौन सी जनजाति है जो स्वयं को पतवार राजपूतों के वंशज मानती है। ये पतवार राजपूतों के वंशज अपने आप को मानती है। तो पतवार राजपूतों के वंशज में, अच्छा देख लेते हैं इसका क्या है आंसर। माहीगीर, खरवार, बुक्सा और भोटिया। तो खरवार, बुक्सा और भोटिया, माहीगिरी। तो इसमें बुक्सा है, बुक्सा ही अपने आप को पतवार राजपूतों के वंशज मानती है। तो आइए देखते हैं इसका विकल्प में क्या क्या है। माहीगिर, अच्छा इसका विकल्प है माहीगिर। माहीगिर का देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माहीगिर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। माहीगिर,
बिजनौर ज़िले में, ये बिजनौर ज़िले में पाई जाती हैं। माही गिर जो जनजाति है ये बिजनौर ज़िले में पाई जाती है, यानी कि बिजनौर ज़िले में ये पाई जाती हैं। इसमें यानी कोई मतलब ही नहीं है, ये माही गिर जनजाति बिजनौर में ही पाई जाती है। और ये अपने आप को, दूसरी पॉइंट इसका है कि ये अपने आप को इस्लाम के अनुयायी मानते हैं। इस्लाम के अनुयायी, इस्लाम धर्म के अनुयायी, ये इस्लाम धर्म के अनुयायी मानते हैं या इस्लाम धर्म के अनुसार ये चलते हैं। तो ये रहा दूसरा पॉइंट इसका माहीगिरी से। अच्छा, एक और पॉइंट है कि इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है मछली पकड़ना। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? मछली पकड़ना। तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार मछली पकड़ना है। ये बिजनौर से हैं और ये इस्लाम धर्म के समर्थक हैं, या ये कहें कि इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ये रहा है आपका माही गिर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा विकल्प में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो विकल्प नंबर दूसरे में खरवार दिया हुआ है। खरवार यानी कि अगर हम खरवार ऐसे कर दें तो इनके पॉइंट को बताया जा सकता है। खरवार, खरवार के अंतर्गत क्या इनके महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहली बात तो ये खरवार जो है सोनभद्र एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ? सोनभद्र एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ? सोनभद्र की एरिया में पाए जाते हैं। सोनभद्र क्षेत्र में, सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी उपजातियाँ कुछ हैं। खरवार की कुछ उपजातियाँ हैं, जैसे सूरजवंशी, इसकी उपजाति सूरजवंशी हुई। पतवंदी, सूरजवंशी उपजाति लिख देते हैं। उपजाति सूरजवंशी, महत्वपूर्ण पॉइंट लिख देंगे। सूरजवंशी हुआ, पतवंदी हुआ, दौलतवंदी हुआ। जैसे पतवंदी, दौलतवंदी, सूरजवंशी, पतवंदी, दौलतवंदी। और इसमें जो है खेरी, राउत, खेरी भी है, खेरी, राउत, खेरी है, राउत है। और भी इसमें पाई जाती है, जैसे मौगदी, गोजू, मौगदी भी आती है। मौगदी, गोजू भी है, गोजू। इसकी सारी उपजातियां हैं। ये खरवार की ये सारी उपजातियां हैं। आर्मिया भी है, एक आर्मिया भी है, आर्मिया इसकी उपजातियों में है। अच्छा, इससे संबंधित एक पॉइंट और है, ये इनके देवता कौन है, खरवार के देवता कौन है। तो खरवार के देवता, ये इनके कई देवता हैं, लेकिन बस एक बनसंती हुआ और एक घमासान हुआ, ये दो हैं। बनसंती और एक घमासान। एक घमासान का ये घमासान है, घमासान नहीं घमासान है इसके जो है प्रमुख देवताओं में। और इनका वो देख लेते हैं कि इनका मूल निवास कहाँ है। तो इनका मूल निवास है पलामू में। इनका मूल निवास है पलामू। अरे ये क्या लिख दिया, पलामू तो झारखंड है, पलामू झारखंड है। और इनके नृत्य क्या हैं? इनका नृत्य है, आप देखे होंगे, सुने होंगे बहुत बार, इनके नृत्य का नाम कर्मा। इनका नृत्य है कर्मा। तो ये है आपके
खरवार जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आइए देखते हैं। ये तो रहा खरवार से। अब बुक्शा के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पहले में बुक्शा है। अब देखते हैं भोटिया। भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण क्या पॉइंट है। भोटिया जनजाति में बहुत सारे पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये उत्तराखंड की हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। कौन? ये भोटिया उत्तराखंड में पाई जाती हैं। भोटिया जनजाति उत्तराखंड की ये जनजाति है। अच्छा, ये पांगी घाटी के निवासी हैं। कहाँ के? पांगी घाटी के। पांगी घाटी, ये पांगी घाटी के निवासी हैं। पांगी घाटी के निवासी हैं। पांगी घाटी के निवासी हैं। अच्छा, देखते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनके आवास को जो है क्या कहा जाता है? जैसे इनके जो आवास होता है, आवास, इनके आवास को मूर्त कहा जाता है। मूर्त। एक और इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो स्त्रियां होती हैं, ये फुल साइज के, फुल बाह के ये जो है कोट पहनती हैं। फुल बाह के कोट पहनती हैं। उस कोट को चुंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्रियां द्वारा पहना जाने वाला कोट को क्या कहते हैं? चुंग। स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले कोट को चुंग कहते हैं। तो ये रहा इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है। सुमेलित नहीं है यानी कि सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या, सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या कहाँ चाहिए? यूपी से संबंधित है। यूपी से ये संबंधित है। तो सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या कहाँ है? क्या खीरी है? सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या खीरी है। ठीक है। सबसे कम जनजाति की जनसंख्या चित्रकूट है। देख लेते हैं। जनजाति जनसंख्या विहीन मथुरा है। अच्छा, चौथा देख लेते हैं। खरवार जनजाति का निवास मिर्ज़ापुर है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनजाति वाली जनसंख्या। हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है एमसीक्यू देखते हैं। आज एमसीक्यू के कड़ी में जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं और बनते चले आ रहे हैं, यद्यपि कि एमसीक्यू का क्वेश्चन सिर्फ 4 है, लेकिन उससे आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं एमसीक्यू, देखते हैं कि इसमें वो जनजाति से संबंधित कितने क्वेश्चन हैं जो अब तक बनाए हुए हैं और बनने के और भी चांस हैं। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू जनजाति से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? यानी कि अगर देखा जाए कि यूपी की जनजाति सबसे बड़ी कौन है, तो इसका विकल्प में दिया हुआ है थारू, जौनसारी, बुक्शा और राजी। यानी कि थारू, जौनसारी, बुक्शा और राजी, ये 4 जनजातियां दिया हुआ है विकल्प में, और इसका आंसर साथियों थारू होगा। इसका आंसर थारू होगा। लेकिन आइए देखते हैं कि इनकी विशेषता क्या क्या है।
तो सबसे पहले थारू को देखते हैं। थारू, थारू जनजाति से संबंधित बहुत सारे तथ्य देखने को मिलता है। सबसे पहला तो ये कि ये गोरखपुर के तराई इलाके में पाया जाता है। गोरखपुर के तराई में पहली इसकी पॉइंट है, थारू जनजाति की गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये किरात वंशी हैं। कौन से? किरात वंशीय। दूसरा पॉइंट है इसका, ये थारू जनजाति का, कि ये किरात वंशी है। अच्छा, थारू जनजाति किरात वंशी हैं, ये पॉइंट है। अच्छा, इनके कद के बारे में देखा जाए, इनके कद काठी के बारे में, तो इनका कद छोटा होता है, चेहरा इनका चौड़ा होता है और रंग पीलापन लिए होता है। यानी कि चौड़ा चेहरा, रंग गोरा या पीला लिए हुए, यानी पीलापन, और काठी इनकी क्या होती है? इनकी काठी जो होती है छोटी होती है। तो ये हैं थारू जनजाति की, ये तीसरी पॉइंट है। थारू जनजाति से संबंधित ये तीसरी पॉइंट है, और वो है कि ये चौड़ा चेहरा, रंगोरा या पीलापन, या फिर इनकी काठी जो होती है ये छोटी काठी के होते हैं। हाँ, तो ये है थारू जनजाति की तीसरी विशेषता। और इनका मुख्य भोजन क्या है? इनका मुख्य भोजन देखा जाए तो इनका मुख्य भोजन चावल होता है। इनका मुख्य भोजन चावल होता है। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो इनका मुख्य भोजन चावल होता है। अच्छा, चावल इनका भोजन होने के साथ साथ और इनकी क्या क्या विशेषता है? तो इनकी विशेषता देखने पे ये मिलती है कि ये दोपहर और शाम के वक्त को ये क्या कहते हैं? दोपहर और शाम के वक्त को ये भिजनी और बेनी बोलते हैं। भिजनी और बेनी, दोपहर को क्रमशः, दोपहर को भिजनी और शाम के वक्त को बेनी बोलते हैं। ये कौन से? ये थारू जनजाति के लोग। आगे देखते हैं कि थारू जनजाति के लोग में विशेषता क्या है। इनके अंदर ये विशेषता है कि ये संयुक्त परिवार वाले होते हैं। संयुक्त परिवार, ये संयुक्त परिवार वाले होते हैं। कौन? ये थारू जनजाति के लोग। इनकी विशेषता और भी है, ये दीपावली को शोक, कई बार ये क्वेश्चन बना चुका है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो वो है आपकी थारू। बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, और बार बार जो है ये इसका रिपीटिशन देखने को मिला है। तो ये है इसका सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक, इस क्वेश्चन का, वो ये कि दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। शोक के रूप में दीपावली को मनाते हैं। दीपावली शोक के रूप में, शोक रूप में। तो ये दीपावली को शोक रूप में मनाते हैं। और इनकी एक और भी विशेषता होती है, वो ये कि ये जो हैं अदला बदला विवाह को मान्यता दिए हुए हैं। अदला बदला, अदली बदली या अदला बदला कह लीजिए, या बदला विवाह कह लीजिए, कि इनकी ये परंपरा है बदला विवाह। बदला विवाह। तो ये है दोस्तों थारू जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आइए देखते हैं थारू जनजाति के बाद कि जौनसारी जो विकल्प बी है, जौनसारी जो जनजाति है, इसकी विशेषताओं को जरा देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं
हैं। तो दोस्तों आइए जौनसारी के संबंध में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जौनसारी से संबंधित ये सबसे बड़ी पहली पॉइंट है ये कि ये उत्तराखंड की निवासी हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ये जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती हैं और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। इनकी कुछ उत्सव है, कुछ इनके उत्सव है। वो उत्सव है सबसे पहला विक्सु पंचोई, विक्सु पंचोई, इनके कई उत्सव हैं। विक्सु हुआ, पंचोई हुआ, एक दियाई है, उस दियाई, दियाई ये भी उत्सव है, इनके ये उत्सव हैं। इनके उत्सव हैं, दियाई हुआ, पंचोई हुआ और विक्सी हुआ, ये करके इनके जो है विक्सु कह लीजिए, विक्सी नहीं विक्सु कह लीजिए, ये सब इनके जो हैं उत्सव हैं। किसके? ये जौनसारी के। अच्छा, जौनसारी की और भी विशेषता है। ये रासो, घुमसू, झेला, घोड़ो, दी और धुड़चा, जंगबाजी, सराई और अंडे कांडे, ये सारे नृत्य ये जो है ये करते हैं। अभी इसमें जो है इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ, बताने को तो ये सब बता ही दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट है अंडे कांडे, अंडे कांडे, ये एक नृत्य है इनका। दूसरा इनका एक नृत्य है वो है राशो, राशो है। और है इनका नृत्य, इम्पोर्टेंट नृत्यों में एक है जंगबाजी, जंगबाजी इम्पोर्टेंट नृत्य है ये भी, जंगबाजी भी ये महत्वपूर्ण है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बनाया है। और झेला एक करके है, एक झेला, एक घोड़ो है, घोड़ो भी इनका जो है नृत्य है। और एक है धुणचा, एक धुणचा है इनका नृत्य, धुणचा। तो साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इससे क्वेश्चन बनाता है कि इनके ये कौन सा जो है इनका नृत्य है, ये कौन से इसके नृत्य हैं जौनसारी के। वो ये बहुत सारे नृत्य हैं जिसमें जो है आपका अंडे कांडे और जंगबाजी और धुड़चा और राशो ये सब पूछता रहता है। अब आइए दोस्तों, एक और इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुपति विवाह में विश्वास रखते हैं। इनकी परंपरा है, विश्वास क्या है, इनकी परंपरा है बहुपति विवाह, बहुपति विवाह। तो इस जनजाति की जो एक परंपरा है बहुपति विवाह, तो ये रहा है आपका जौनसारी जो उत्तराखंड में पाई जाती है। और उसके ये उत्सव हैं, विक्सु हुआ, पंचोई, दियाई, और इसके जो हैं नृत्य हैं अंडे कांडे, राशो, जंगबाजी, झेला, घोड़ो, धुणचा और बहुपति विवाह में बिलीव करते हैं। तो ये रहा साथियों इसका जौनसारी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आइए देखते हैं थर्ड क्या विकल्प है इसका, यानी तीसरा विकल्प है इसका बुक्सा, बुक्सा।
बुक्सा या इसे भुक्सा भी बोलते हैं। इसे बुक्सा या भुक्सा भी बोलते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पाए जाते हैं? मेनली ये यूपी के बिजनौर ज़िले में पाए जाते हैं। कहाँ? यूपी के ये बिजनौर में। यूपी के बिजनौर में ये पाए जाते हैं। इनकी ये पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये यूपी के बिजनौर ज़िले में पाई जाती हैं। अच्छा, इससे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका संबंध जो है पटवार राजपूतों से माना जाता है। मतलब इनका संबंध पटवार राजपूत के घरानों से माना जाता है। कहाँ से? पटवार राजपूत। पटवार राजपूत घराने से। पटवार राजपूत घराने से इसका संबंध माना जाता है। किसका? इस जनजाति का। वो कौन सी? बुक्सा जनजाति। इसका जो है पटवार राजपूत के घरानों से इनका संबंध माना जाता है। अच्छा, ये पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति, इनमें क्या होता है कि पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को, पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को, ये क्वेश्चन बहुत बार बना चुका है। पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को, जो मतलब बहुत बार ये पूछा है कि पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो इसे तखत बोलते हैं। तखत। पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत बोलते हैं। किसका? बुक्सा जनजाति से संबंधित। और ये किसकी पूजा करते हैं, आराधना किसकी करते हैं? ये चामुंडा देवी की आराधना करते हैं। ये किसकी करते हैं? चामुंडा देवी की। ये चामुंडा देवी की आराधना करते हैं। और इनके और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। इनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि माना जाता है, क्योंकि ये इनकी फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट होता है वो कृषि से होता है। और इनसे एक और भी पॉइंट है कि बुक्सा जनजाति परियोजना 1983-84 में लाई गई। कौन सी? बुक्सा जनजाति परियोजना कब आई है? 1983-84 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, ये जितनी जनजातियों के बारे में बता दे रहे हैं, ये विकल्प के माध्यम से जो हम अब जिन जनजातियों के बारे में बता दे रहे हैं, इससे बाहर इन जनजातियों से कभी क्वेश्चन नहीं बनाया है और ना ही बनाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण है। इससे ज़्यादा अलग क्वेश्चन नहीं बना सकता, क्योंकि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या पॉइंट यही है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या? अभी डी देखते हैं। आपका विकल्प डी भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो डी देखने से पहले इसे जो है मिटाना ज़रूरी है, नहीं तो पॉइंट यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होगी। बुक्सा के बाद जो है राजी जनजाति। राजी। राजी। फ्रेंड्स, राजी जनजाति से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये कि पाए कहाँ जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पिथौरागढ़ और नैनीताल के आसपास। ये पिथौरागढ़ और नैनीताल, ये पिथौरागढ़ और नैनीताल के आसपास ये पाए जाते हैं। और इनसे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके परिवारों की कुल संख्या कितनी है। जब ये 2011 की जनगणना हुई थी,
2011 की जब जनगणना हुई थी तो 2011 की जनगणना के अंतर्गत जो है जो निकल के आया था कि इनकी कुल जनसंख्या, इनके परिवारों की जो संख्या है, परिवार जो है, परिवार, इनके परिवार टोटल 130 हैं। इनके परिवारों की जो संख्या है, परिवार इनके जो हैं वो टोटल 130 है, लेकिन इनकी कुल जनसंख्या जो है, इनकी कुल जनसंख्या ये है 528। इनकी कुल जनसंख्या 528 है। अच्छा, इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि ये अपने आप को किसके वंशज मानते हैं या ये किसके वंशज कहे जाते हैं, तो ये कोल और किरात के वंशज कहे जाते हैं। किसके? कोल और किरात के वंशज। कोल और किरात के वंशज ये मानते भी हैं और कहे भी जाते हैं, मानते भी हैं ये, और इन्हें कोल और किरात, इनका कोल और किरात वंशज इनका कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के ये महत्वपूर्ण जो हैं जनजातियां जो विकल्प में थी ABCD करके, आंसर तो थारू था, परंतु इनसे संबंधित जितनी भी जनजातियां थीं विकल्प के आधार पर टोटल इनसे जो भी इनका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सब दे दिया। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे जो है सिर्फ सुनने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे सिर्फ सुन लीजिए इस वीडियो को। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के क्या तथ्य हैं, क्या पॉइंट्स हैं और उससे संबंधित हमारी परीक्षा में कितना क्वेश्चन बना है और बनता रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये है स्वयं को पतवार राजपूतों का वंशज मानती है। मतलब ये कौन सी जनजाति है जो स्वयं को पतवार राजपूतों के वंशज मानती है? ये पतवार राजपूतों के वंशज अपने आप को मानती है। तो पतवार राजपूतों के वंशज में, अच्छा देख लेते हैं इसका क्या है आंसर। माहीगीर, खरवार, बुक्सा और भोटिया। तो खरवार, बुक्सा और भोटिया, माहीगिरी। तो इसमें बुक्सा है, बुक्सा ही अपने आप को पतवार राजपूतों के वंशज मानती है। तो आइए देखते हैं इसका विकल्प में क्या क्या है। माहीगिर, अच्छा इसका विकल्प है माहीगिर का देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माहीगिर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। माहीगिर बिजनौर जिले में, ये बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। माहीगिर जो जनजाति है ये बिजनौर जिले में पाई जाती है, यानी कि बिजनौर जिले में ये पाई जाती है। इसमें यानी कोई मतलब ही नहीं है, ये माहीगिर जनजाति बिजनौर में ही पाई जाती है। और ये अपने आप को, दूसरी पॉइंट इसका है कि ये अपने आप को इस्लाम के अनुयायी मानते हैं। इस्लाम के अनुयायी, इस्लाम धर्म के अनुयायी, ये इस्लाम धर्म के अनुयायी मानते हैं या इस्लाम धर्म के अनुसार ये चलते हैं। तो ये रहा दूसरा पॉइंट इसका माहीगिरी से। अच्छा एक और पॉइंट है कि इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है मछली पकड़ना। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? मछली पकड़ना। तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार मछली पकड़ना है। ये बिजनौर से हैं और ये इस्लाम धर्म के समर्थक हैं, या ये कहें कि इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ये रहा आपका माहीगिर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा विकल्प में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो विकल्प नंबर दूसरे में खरवार दिया हुआ है। खरवार यानी कि अगर हम खरवार ऐसे कर दें
तो इनके पॉइंट को बताया जा सकता है। खरवार, खरवार के अंतर्गत क्या इनके महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहली बात तो ये खरवार जो है सोनभद्र एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ? सोनभद्र एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ? सोनभद्र की एरिया में पाए जाते हैं, सोनभद्र क्षेत्र में, सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी उपजातियाँ कुछ हैं, खरवार की कुछ उपजातियाँ हैं, जैसे सूरजवंशी, इसकी उपजाति सूरजवंशी हुई। पतवंदी, सूरजवंशी उपजाति लिख देते हैं, उपजाति। सूरजवंशी महत्वपूर्ण पॉइंट लिख देंगे। सूरजवंशी हुआ, पतवंदी हुआ, दौलतवंदी हुआ, जैसे पतवंदी, दौलतवंदी, सूरजवंशी, पतवंदी, दौलतवंदी, और इसमें जो है खेरी, राउत, खेरी भी है, खेरी, राउत, खेरी है, राउत है, और भी इसमें पाई जाती है, जैसे मौगदी, गोजू, मौगदी भी आती है, मौगदी, गोजू भी है, गोजू। इसकी सारी उपजातियां हैं, ये खरवार की ये सारी उपजातियां हैं। आर्मिया भी है, एक आर्मिया भी है, आर्मिया इसकी उपजातियों में है। अच्छा, इससे संबंधित एक पॉइंट और है, ये इनके देवता कौन है, खरवार के देवता कौन है। तो खरवार के देवता, ये इनके कई देवता हैं, लेकिन बस एक बनसंती हुआ और एक घमासान हुआ, ये दो हैं, बनसंती और एक घमासान। एक घमासान का ये घमासान है, घमासान नहीं घमासान है, इसके जो है प्रमुख देवताओं में। और इनका वो देख लेते हैं कि इनका मूल निवास कहाँ है। तो इनका मूल निवास है पलामू में। इनका मूल निवास है पलामू। अरे ये क्या लिख दिया, पलामू तो झारखंड है, पलामू झारखंड है। और इनके नृत्य क्या हैं? इनका नृत्य है, आप देखे होंगे, सुने होंगे बहुत बार, इनके नृत्य का नाम कर्मा। इनका नृत्य है कर्मा। तो ये है आपके खरवार जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आइए देखते हैं, ये तो रहा खरवार से। अब बुक्शा के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पहले में बुक्शा है। अब देखते हैं भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण क्या पॉइंट है। भोटिया जनजाति में बहुत सारे पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये उत्तराखंड की हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। कौन? ये भोटिया उत्तराखंड में पाई जाती हैं। भोटिया जनजाति उत्तराखंड की ये जनजाति है। अच्छा, ये पांगी घाटी के निवासी हैं। कहाँ के? पांगी घाटी के, पांगी घाटी। ये पांगी घाटी के निवासी हैं, पांगी घाटी के निवासी हैं, पांगी घाटी के निवासी हैं। अच्छा, देखते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इनके आवास को जो है क्या कहा जाता है? जैसे इनके जो आवास होता है, आवास, इनके आवास को मूर्त कहा जाता है, मूर्त। एक और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो स्त्रियां होती हैं, ये फुल साइज के, फुल बाह के ये जो है कोट पहनती हैं, फुल बाह के कोट पहनती हैं। उस कोट को चुंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला कोट को क्या कहते हैं? चुंग। स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले कोट को चुंग कहते हैं। तो ये रहा इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है। सुमेलित नहीं है यानी कि सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या, सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या कहाँ से? यूपी से संबंधित है। यूपी से ये संबंधित है। तो सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या कहाँ है? क्या खीरी है? सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या खीरी है, ठीक है। सबसे कम जनजाति की जनसंख्या चित्रकूट है, देख लेते हैं। जनजाति जनसंख्या विहीन मथुरा है। अच्छा, चौथा देख लेते हैं, खरवार जनजाति का निवास मिर्ज़ापुर है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनजाति वाली जनसंख्या पूछा है आपका, सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सुमेलित है। आगे देखते हैं कि सबसे कम जनजाति की जनसंख्या चित्रकूट, यानी कि ये भी सही है, चित्रकूट भी सही है। जो इस मतलब इस आधार पे ये सुमेलित है, सुमेलित के लिए ये सही हम बोल रहे हैं। अगला जो है तीसरा है सी वाला कि जनजाति जनसंख्या विहीन, यानी कि मथुरा क्या जनजाति जनसंख्या विहीन है? नहीं, यानी कि मथुरा में जनजातियां पाई जाती हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के आधार पे आंसर सी सही हो रहा है। यहाँ पे जनजातियां पाई जाती हैं मथुरा में। और चौथा है डी, खरवार जनजाति का निवास मिर्ज़ापुर है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सी आंसर सही हो रहा है, सुमेलित नहीं है के आधार पे। बाकी ये तीनों मिल रहे हैं, ये तीनों मिल रहे हैं, ये ही नहीं है। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ये 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि सही सुमेलित है। अच्छा, इसमें दिया है कि सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन है इसमें? भोटिया बाराबंकी में, दूसरा बुक्सा बिजनौर में, राजी गोरखपुर में, या थारू आपका बांदा में। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? तो इस आधार पे बुक्सा आपके बिजनौर में पाई जाती हैं, बुक्सा बिजनौर में पाई जाती हैं। अच्छा, तो भोटिया कहाँ पाई जाती हैं? प्रश्न तो ये उठता है कि भोटिया कहाँ पाई जाती हैं? तो भोटिया आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पे? ये है उत्तराखंड। भोटिया उत्तराखंड में पाई जाती हैं। देख लेते हैं कि राजी कहाँ पाई जाती हैं। राजी कहाँ पाई जाती हैं? तो राजी तो पिथौरागढ़ में, नैनीताल में पाई जाती हैं। पिथौरागढ़ और नैनीताल। गोरखपुर में कौन सी पाई जाती है? ये भी देख लेते हैं। तो गोरखपुर में आपकी थारू पाई जाती है। ये गोरखपुर जो विकल्प दिया है थारू है, ये तो बता ही चुका हूँ मैं। अच्छा, ये कहाँ है? ये पिथौरागढ़ नैनीताल। पिथौरागढ़ और नैनीताल में राजी जनजाति पाई जाती हैं। अच्छा, थारू दिया है क्या? थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू तो गोरखपुर में पाई जाती है। थारू गोरखपुर में पाई जाती है। थारू आपकी गोरखपुर में, न कि बादा में। कहाँ पे है थारू? अभी बताए हैं, गोरखपुर। यानी दोस्तों भोटिया है आपका उत्तराखंड में, बुक्सा आपका बिजनौर में, राजी आपका पिथौरागढ़ और नैनीताल में, और थारू आपका गोरखपुर में।
तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है 4 MCQ रहे हैं। इस 4 MCQ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। और दोस्तों इससे जितने भी आपको पॉइंट आउट किए हैं वो सारे पॉइंट आउट जो हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो मित्रों आप इसको जो है एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लेंगे अपने आप ये जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बस एक बार इसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण जनजाति पे MCQ। अब दोस्तों इससे दूसरा अगला वीडियो जो है जनजाति से संबंधित ही बनाऊंगा, जो अभी काफ़ी छूटा हुआ है, तो उसे बनाता हूं। जो इम्पोर्टेंट हो, बहुत बार रिपीटेड हैं, उनको मैं पॉइंट आउट करूंगा, उन्हें आगे बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो रहा। अगर ये आपको कहीं से भी आपको लगा हो कि नहीं ये बहुत ही परीक्षा उपयोगी है या ये महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसके लिए जो है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।